अगर आपके पास बी की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है और आप असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं, सहायक अभियंता के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। परमानेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और दोस्तों जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1000 से ज़्यादा है, 1000 प्लस पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल पद है 1024 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है मैं उसको भी बता देता हूं, 28 मई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें क्या है, जो वैकेंसी है सिविल की 984 पद हैं। अगर विभाग की बात की जाए तो इसमें पथ निर्माण विभाग में 117 पद हैं, भवन निर्माण विभाग में 55 पद है, ग्रामीण कार्य विभाग में 231 पद है, जल संसाधन विभाग में 351 पद हैं, लघु जल संसाधन विभाग में 58 पद है, नगर विकास एवं आवास विभाग में 85 पद है, योजना एवं विकास विभाग में 82 पद हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 5 पद हैं। जो टोटल पद हैं सिविल में 984 हैं दोस्तों। अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 36 है, 36 पद हैं। अगर इसमें विभाग की बात करें तो पथ निर्माण विभाग में 12 पद हैं, भवन निर्माण विभाग में 3 पद है, लघु जल संसाधन विभाग में 4 पद है, नगर विकास एवं आवास विभाग में 17 पद हैं और जो कुल पद हैं 36 हैं, जिनमें से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सहायक अभियंता विद्युत की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की, इसमें 4 पोस्ट है। इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग में 4 पद हैं। इसमें क्या है, महिलाओं के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड ट्रेड में आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो AICTE से अप्रूव्ड हो। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें लेवल 9 ग्रेड पे 5400 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 70,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अगर आपने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोई तकनीकी डिग्री ले रखी है, ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, ना कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। दोस्तों बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 21 साल है और जो इसमें अधिकतम उम्र है, अपर एज लिमिट है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। यहाँ पर जो अधिकतम उम्र की गणना करने के लिए कट ऑफ डेट है, यहाँ पर विभाग वाइज दी गई है, अलग अलग दी गई है, इसको आप देख सकते हो। अगर कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट की बात करें, अधिकतम उम्र सीमा की बात करें, तो अनारक्षित वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है 37 साल है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए एवं अनारक्षित महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। तथा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है 42 साल है। 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात कैटेगरी में आते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो जो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, आपको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। उसमें आपसे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपने संविदा पर काम कर रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब कर रखी है, तो उसके लिए भी आपको अंक दिए जाएंगे। 1 साल के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे ईयर के बेसिस पर, उसके लिए भी आपको अंक दिए जाएंगे। जो लिखित परीक्षा
होगी, इसमें क्या है 6 पेपर होंगे, 6 पत्रों की परीक्षा होगी, जिनमें 4 पत्र अनिवार्य होंगे और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे। जो प्रथम 4 पत्र अनिवार्य होंगे उसमें सामान्य अंग्रेजी होगी, सामान्य हिंदी होगा, सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान होगा। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो 2 ऐच्छिक पत्र होगा उसमें भी आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग ये पेपर होंगे। इसमें जो सामान्य अंग्रेजी का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं, न्यूनतम अंक है, उसको आपको लाना पड़ेगा। जो न्यूनतम अंक है वो 30 अंक है, 30 अंक आपको प्रत्येक पेपर में लाना अनिवार्य है, अंग्रेजी और हिंदी में। अगर आप न्यूनतम अंक नहीं ला पाओगे तो जो आपका अन्य पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा, निर्धारित न्यूनतम अंक होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस पेपर के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं। दोस्तों जो अनिवार्य पेपर है, अनिवार्य पत्र है, उसके लिए क्या है, आपको प्रत्येक पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो आपका प्रत्येक पेपर होगा वो 100 अंक का होगा। और जो ऐच्छिक पत्र है इसके लिए भी आपको प्रत्येक पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक पेपर आपका 100 अंक का होगा। इसमें जो आपका अंक जुड़ेगा मेरिट में, 400 अंकों में जो आपको अंक मिलेंगे वही मेरिट में जोड़ा जाएगा। इसमें जो 2 पेपर का अंक है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, उसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और नीचे भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जो पेपर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसी का अंक जोड़ा जाएगा मेरिट में। दोस्तों इसमें आपको मिनिमम अंक भी लाने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो जो आपको अंक लाना पड़ेगा, मिनिमम 40% अंक आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, तभी क्या है आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त होने के पश्चात ही अधिमानता का अंक जोड़ा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम अंक बताया गया है उतना न्यूनतम अंक आप लेकर के आओगे, तभी आपको जो अधिमानता का अंक मिलेगा, संविदा पर नौकरी करने का अंक मिलेगा, वो क्या है जोड़ा जाएगा। अगर आप लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं ला पाओगे तो आपका अधिमानता का अंक नहीं जोड़ा जाएगा, आप बाहर हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में आप शामिल नहीं किए जाओगे। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जो अधिमानता है वो 75 अंक है। संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता जो है वो 25 अंक है। संविदा पर कार्य करने के लिए जो आपको अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे और जो अधिकतम अंक है वो 25 अंक है। कुल 100 अंकों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर बात करें कि परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना कैसे की जाएगी, तो दोस्तों परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा। ज्यादा क्लियर किया जाए तो जो परीक्षा में प्राप्त अंक हैं उसको परीक्षा के कुल अंक से भाग दे देना है और उसको 75 से गुणा कर देना है। जो अंक निकलकर सामने आएगा वो परीक्षा का अधिमानता अंक होगा। इसके अलावा अगर आपने संविदा पर नौकरी कर रखी है उसके लिए जो आपको अंक मिलेंगे वो भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। और क्या है, जो परीक्षा का अंक है और जो आपको संविदा के लिए अंक दिया गया है, अनुभव के लिए अंक दिया गया है, उसको जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। दोस्तों अगर आपने संविदा पर नहीं काम कर रखा है, आपको कोई अनुभव नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको अनुभव है वही इसमें अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों क्या है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 750 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 750 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी।
केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए 200 रुपये फीस है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फीस है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये फीस है। इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस है, 750 रुपीज फीस है। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे उनको 750 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी की फीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई बैंक का चार्ज पड़ता है ऑनलाइन फीस पेमेंट के टाइम तो उसको अभ्यर्थियों को ही पे करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार संख्या है, तो पहचान पत्र के रूप में उसको अंकित कर देना, नहीं क्या है आपको अलग से 200 रुपये फीस पे करना पड़ेगा बायोमेट्रिक फीस के रूप में। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी या कोई कागजात आयोग के कार्यालय को नहीं भेजना है। अगर आप आयोग के कार्यालय को, बीपीएससी की ऑफिस को एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भेजते हैं या कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, पूरा कागजात भेजते हैं और बाद में कोई दावा करते हैं तो दावा मान्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 मई 2025 है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें एप्लीकेशन की डेट के बारे में बताया गया है और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, फीस कितनी पे करनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको आप देख सकते हो अप्लाई करने से पहले। दोस्तों, यहीं पर आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे दिया गया है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको ओके करने के लिए बोलेगा क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, दूसरे पेज पर लेकर के जाएगा। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा, पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके अप्लाई करना है। इसमें पहले क्या है आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओटीआर के लिए आप यहाँ पर देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ओटीआर का ऑप्शन आ गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। जो डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है भर के आपको अपना ओटीआर कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पर जा करके आपको ओटीआर करना है, कहाँ पर जा करके आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है और कहां पर आप वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।